हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आज शुरू करते हैं ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कैसे रेगुलेट होती है। रेगुलेट का मतलब है कैसे कंट्रोल रहती है। ब्लड की जो शुगर है वो नॉर्मल रेंज जो उसकी है, जो 70 से लेकर 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसी रेंज में कैसे रहती है। कि जैसे समझो अगर आज हमने सिर्फ डिनर में सिर्फ मिठाई खाई, तो भी हम सुबह कल अगर दूसरे दिन सुबह अगर हम टेस्ट कराएंगे तो हमारी शुगर 110 से कम ही आएंगी अगर हम नॉर्मल है। तो अगर हमने शाम को डिनर में आज हमने सिर्फ दलिया खाया, कुछ भी मिठाई नहीं खाई, तो भी हमारी शुगर अगर हमने कल टेस्ट कराई तो उतनी ही आएगी। तो उसका क्या कारण है, हमारे बॉडी में ऐसे क्या मैकेनिज्म है जो इस ब्लड शुगर को या ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करके रखते हैं या बचा के रखते हैं उस नैरो रेंज में ही। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। अब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, देखो फास्टिंग जो है वो है 70 से 110 या कि 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और फास्टिंग का मतलब समझते हो, फास्टिंग का मतलब है कि जैसे आज रात को 12 बजे हमने डिनर किया तो आज रात को 8 बजे अगर हमने डिनर किया तो कल सुबह 8 बजे हमारा सैंपल हम कलेक्ट करेंगे या टेस्ट कराएंगे। तो ये है कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। 12 घंटे, उस बीच हमने कोई दूध नहीं पिया हो, इवन अल्कोहल भी नहीं पिया हो, तो उस सैंपल को कहते हैं फास्टिंग सैंपल। दूसरा है पीपी सैंपल। पीपी सैंपल का मतलब समझते हो, पीपी का क्या मतलब है, पोस्ट प्रांडियल मतलब खाना खाने के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये सैंपल देना है। खाने का 2 घंटे का क्या मतलब है कि एनी हाउ हमको आधे घंटे में खाना फिनिश करना है। ये नहीं कि 2 घंटे तक वो टीवी देखता खा ही रहा और फिर सैंपल लेके पहुंच गया, ऐसे नहीं। तो वो एनी हाउ अपना आधे घंटे में खाना फिनिश करेगा और उसके 2 घंटे बाद अगर वो शुगर टेस्ट कराएगा तो उसका लेवल 140 मिलीग्राम से कम आना चाहिए। अब ये फिजियोलॉजिकल लिमिट में कैसे रहती है, इसी रेंज में ये शुगर कैसे रहती है, 70 से कभी कम नहीं होती, 110 से कभी ज़्यादा नहीं होती। उसके लिए हमको 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी, ग्लूकोज कितनी हमारे ब्लड में आ रही है और दूसरा ग्लूकोज हमारे ब्लड से कितनी जा रही है। तो आने वाली ग्लूकोज और जाने वाली ग्लूकोज दोनों अगर बराबर हुए तो वो बैलेंस बना रहेगा। अब हमारे ब्लड में शुगर को देखो, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है नॉर्मल, 60 से लेकर 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब 60 से कम हो गई तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया इज शुगर। तो जब 60 से कम शुगर हो जाएगी तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। जब 110 से ज़्यादा हो गई शुगर तो उसको अपन बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, तो जब शुगर लेवल बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। अब बैलेंस, इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्या, ग्लूकोज में कितनी शुगर आ रही है, ग्लूकोज क्या, ब्लड में कितनी ग्लूकोज आ रही है और ब्लड से कितनी ग्लूकोज जा रही है, उन दोनों में अगर बराबर पना है तो ये बैलेंस बना रहेगा। अब ब्लड में ग्लूकोज कैसे कैसे आती है, देखो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। तो हमने जो भी खाना खाया वो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होता है तो वो शुगर में ग्लूकोज लाता है, ब्लड में ग्लूकोज लाता है। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन किस में टूटता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है, ग्लूकोज का बनना, किससे, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से। तो ये भी ग्लूकोज बढ़ाता है, ये भी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलता है। तो इस तरह से ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं, तो ग्लूकोज की सप्लाई देते हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ कहाँ यूज़ हो जाती है या ख़त्म होती है, काम में आती है। तो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हो जाती है, ग्लाइकोजिनेसिस में यूज़ हो जाती है, HMP शंट में,
सिंथेसिस ऑफ फैट बनाने में, म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाने में, ग्लाइकोलिपिड बनाने में, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में, राइबोज शुगर बनाने में, इन सब में ग्लूकोज काम आ जाती है, तो ब्लड से ग्लूकोज कम हो जाती है। अब अगर हम ओवरव्यू देखें तो ये सारी चीज़ें ग्लूकोनियोजेनेसिस, डाइट है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, दूसरे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज जो भी आया वो सब ग्लूकोज बढ़ाने के काम करते हैं। यही ग्लूकोज हटाने का काम करता है ग्लाइकोलिसिस, पेरिफेरल अपटेक, ग्लूकोज पेरिफेरी से ग्लूकोज का अपटेक होता है वो, लिपोजिनेसिस, यूरोनिक एसिड पाथवे, सिंथेसिस ऑफ कुछ अमीनो शुगर और इनको बनाने में ग्लूकोज काम आ जाती है, फिर ग्लाइकोजन बनाने में काम आ जाती है, एचएमपी शंट में काम आ जाती है। फिर इसके अलावा यूरिन ग्लाइकोजूरिया, जब ये ब्लड में ग्लूकोज 168 से 180, तो इसको बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड, तब तक तो किडनीज उसको संभाल के रखती है, रीअब्जॉर्ब कर देती है ग्लूकोज को। लेकिन अब अगर उससे लेवल बढ़ गया 180 से, तो यूरिन में शुगर रीअब्जॉर्ब नहीं होती और यूरिन में वो जाने देगी। ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं यूरिन ग्लाइकोजूरिया। ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अब फास्टिंग स्टेट मतलब समझे जब 10 से 12 घंटे से हम भूखे हैं, उसको पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट भी बोलते हैं। उस समय जब हम 10 से 12 घंटे हमने कुछ नहीं खाया है, तो अब ये अंडरस्टूड है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का सोर्स क्या रहा, सिर्फ लीवर ग्लाइकोजन। जो लीवर में ग्लाइकोजन उपस्थित है वही ग्लूकोज में बदलेगा और वही शुगर ऐड होगी, क्योंकि हम खाना खा नहीं रहे। खाएंगे खाना तब वो आएगा तो शुगर आएगी। लेकिन ये तो कौन सी स्टेज है, फास्टिंग स्टेज, जिसको अपन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट भी बोलते हैं। इसमें अब देखो लीवर ग्लाइकोजन से तो ग्लूकोज मिलेगी, लेकिन ये याद रख लेना मसल ग्लाइकोजन से कोई ग्लूकोज ऐड नहीं होगी, वो डायरेक्टली ऐड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास एक एंजाइम नहीं है जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब इस एंजाइम के बारे में और इस स्टेप के बारे में सुनना हो तो आप लोग ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लो। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में तुमको दिखेगा कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में टूटता है और वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर ग्लूकोज बनाता है। उस एंजाइम को अपन कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ये सिर्फ लीवर में होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो ये लीवर ग्लाइकोजन तो हेल्प करता है, लीवर में होता है तो, लेकिन मसल ग्लाइकोजन में ये एंजाइम नहीं होता, इसीलिए मसल ग्लाइकोजन सीधा शुगर बढ़ाने में काम नहीं आता है। लेकिन जो मसल में लैक्टेट और पायरुवेट बन रहे हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वो हेल्प करता है। उसके बाद आप देखो कंडीशन जहाँ पे पोस्ट प्रांडियल स्टेट है। पोस्ट प्रांडियल स्टेट कौन सी? जब हमने खाना खाया हो उसके 2 घंटे बाद वाली जो पोजीशन है, तब हमारे ब्लड में मैक्सिमम शुगर सब डाइजेस्ट होके सब शुगर ब्लड में जाती है, वो कंडीशन है। तो उस समय सारे मोनोसैकेराइड जो भी हमने खा लिए डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब हो गए, वो ऑक्सीडेशन देंगे, सारी सेल्स में चले जाएंगे और वहाँ एनर्जी देंगे, वहाँ ऑक्सीडेशन, सब में ग्लाइकोलिसिस चलेगा। अब जो भी शुगर फिर एक्स्ट्रा बच गई वो सब शुगर कहाँ जाएगी? लीवर और मसल में जाएगी, जहाँ पर वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगी। जो 40% शुगर जो है एब्जॉर्ब होती है वो लिपोजेनेसिस में यूज होती है। लिपोजेनेसिस क्या है? फैट का सिंथेसिस है ना, लिपिड का सिंथेसिस करना। और रिमेनिंग शुगर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने में काम आती है। अब रेगुलेशन हम पढ़ते हैं इन प्रोसेस में, इन सारे प्रोसेस का, जिसकी जो शुगर लेवल है वो नैरो रेंज तक रहती है। तो कौन इसको रेगुलेट करता है? तो सबसे फर्स्ट रेगुलेट करने वाला कौन है? मेटाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा है हार्मोनल प्रोसेस, तीसरा है रीनल कंट्रोल। तो सबसे पहला वाला मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें मेटाबॉलिक पाथवे से कैसे ग्लूकोज अगर कम है तो कैसे बढ़ती है और ज़्यादा है तो कैसे घटती है, वो देखेंगे। उसके बाद हार्मोन्स कौन से हैं जो ग्लूकोज बढ़ाने के काम आते हैं और कौन से हार्मोन्स हैं जो ग्लूकोज कम करने के काम में आते हैं। फिर अपन देखेंगे किडनी के रीनल कंट्रोल कैसे कर रही है।
अब सबसे फर्स्ट अपन आ जाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस वो वाले जो शुगर कम करने वाले हैं, वो कौन से हैं? ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोजिनेसिस है, फिर फास्टिंग स्टारवेशन, है ना। फिर शुगर बढ़ाने वाले हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ग्लूकोनियोजिनेसिस है, और फैट स्टेट जब हमारा पेट भरा हुआ। अब जब भी ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाती है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उस समय क्या होगा? ग्लाइकोजिनेसिस बढ़ जाएगा। जैसे ही ग्लाइकोजिनेसिस बढ़ा तो ग्लूकोज कहाँ चली जाएगी? ग्लाइकोजन बनाने में, ऐसे करके ग्लूकोज कम हो जाएगी। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय टिश्यूज इज इंक्रीज। तो जो टिश्यू ग्लूकोज का यूज कर रहे हैं वो यूटिलाइजेशन इंक्रीज करेगा, तो ग्लूकोज का यूज काम होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से टिश्यूज ग्लूकोज का कमी कर देंगे। फिर डिक्रीज इन डिलीवरी ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर। अब लीवर जो है अपना ग्लूकोज ही कम डिलीवर करेगा, वो आने ही नहीं देगा, वो अंदर ही रखेगा और उसको ग्लाइकोजन में बदलता रखेगा। फिर डिक्रीज ग्लूकोनियोजिनेसिस, और ग्लूकोनियोजिनेसिस पाथवे बंद हो जाएगा, क्योंकि शुगर अब बनानी नहीं है, तो शुगर की कमी है नहीं, तो शुगर नहीं बनाएंगे। फिर ग्लूकोज लीवर में आउटपुट जो है ग्लूकोज का वो कम कर देंगे, तो लीवर से जो ग्लूकोज बन रही है उसको रोक देंगे। फिर इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का काम बढ़ जाएगा, जहाँ जहाँ यूज होती है वहाँ उस ग्लूकोज को डाइवर्ट कर देंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो ग्लूकोज बढ़ी थी वो क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी। ऐसे करके शुगर का लेवल मेंटेन रखते हैं मेटाबॉलिक। अब अगर अपन देखते हैं कि अगर ब्लड में ग्लूकोज जो है वो कम हो गई तो क्या होगा? जैसे ही ग्लूकोज कम हो गई तो अब शुगर बढ़ानी ज़रूरी है, तो वो पाथवेज जो शुगर बढ़ाने वाले हैं वो चलेंगे। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस चलेगा जिससे ग्लूकोज बनेगी, ग्लूकोनियोजिनेसिस बनेगा जिससे ग्लूकोज बनेगी, फिर ग्लूकोज प्रोडक्शन लीवर बढ़ा देगा, फिर इंसुलिन सिक्रीशन को कम कर देगा, क्योंकि इंसुलिन वो हार्मोन है जो ब्लड शुगर को कम करता है, तो उस हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर देगा। नहीं तो फिर वो हार्मोन सिक्रीट होगा तो शुगर और कम हो जाएगी, तो हार्मोन सिक्रीशन बंद कर देंगे इंसुलिन का। फिर इंसुलिन ग्लूकोकॉर्टिकोइड रेशियो जो है वो भी कम कर देंगे, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड तो बढ़ा देंगे और इंसुलिन को कम कर देंगे। फिर ग्लूकोज का काम में लेना कम कर देंगे, अब सेल्स ग्लूकोज का उपयोग लिमिट में लेगी, और इस तरह से सारे ये पाथवेज चलेंगे, तो उससे क्या हो जाएगी? जो शुगर कम हुई है वो बढ़ जाएगी। अब हार्मोनल रेगुलेशन आ जाते हैं कि ब्लड में जो हार्मोन ग्लूकोज जो है उसका हार्मोन से कैसे रेगुलेटेड है। मेटाबॉलिक आ गया सबको समझ में, वो पाथवेज चलेंगे। जब शुगर कम हो गई है तो वो पाथवेज चलेंगे जिससे शुगर बनती है, और अगर शुगर बढ़ गई है तो वो पाथवेज चलेंगे जिससे शुगर कम होती है। अब अपन देखते हैं हार्मोन से कैसे रेगुलेट होगा। हार्मोन से दो तरह के एंजाइम्स जो है, दो तरह के हार्मोन्स इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले वो हार्मोन जो ग्लूकोज लेवल कम करने वाले हैं उनको अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। फिर जो हार्मोन ग्लूकोज लेवल बढ़ाने वाले हैं उनको अपन बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। तो हाइपोग्लाइसीमिक जो कम करने वाला है वो सिर्फ एक इंसुलिन अकेला है, और बाकी सारे हार्मोन शुगर बढ़ाने वाले हैं, चाहे ग्लूकागोन हो, एपिनेफ्रिन हो, कोर्टिसोल हो, थायराइड हार्मोन हो, ये सब ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं। अब इसी तरह से अपन ने देख लिए ग्लूकोज और सोमेटोस्टेटिन, ये ग्लूकोज शुगर कम करने वाले हैं। शुगर बढ़ाने वाले जो है ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, थायरोक्सिन, ये सब हार्मोन्स शुगर बढ़ाने। यही देख लो सब वापस, ग्लूकागोन, थायराइड, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सब शुगर लेवल बढ़ाने वाला है, और शुगर लेवल घटाने वाला सिर्फ एक ही हार्मोन है जो है इंसुलिन। इतने सब हार्मोन से लड़ता रहता है, तो इंसुलिन अकेला एक तरफ है और बाकी सारे हार्मोन्स एक तरफ है। तो ये ग्लूकागोन,
ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये ग्रोथ हार्मोन, ये थायराइड, ये कैटेचोलामीन्स और ये एपिनेफ्रिन, ये सब एक तरफ है जो शुगर बढ़ाने वाले हैं, और घटाने वाला सिर्फ एक अकेला है जो है इंसुलिन। अब अपन देखते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया वो कंडीशन है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाती है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हो जाता है, उसके क्या कारण है? तो हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, जब थायराइड हार्मोन का एक्टिविटी बढ़ जाती है, पिट्यूटरी हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। स्ट्रेस होगा तो भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। पैनक्रियाटिक डिजीज, पैनक्रियाज की कोई बीमारी है तो भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। सेप्सिस में भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंट्राक्रेनियल डिजीज हो कोई तो भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। एनेस्थीसिया अगर दिया हुआ हो तो भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। कन्वल्जन्स आ रहे हो, उसको दौरे पड़ रहे हो, तब भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब वो कंडीशन जब शुगर लेवल कम हो जाता है, वो कौन कौन से कारण है? हाइपो एक्टिविटी, जब थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है, उसको कहते हैं। तो इन सब की एक्टिविटी अगर कम हो जाएगी तो अपना हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है या शुगर लेवल कम हो जाता है। जब लीवर की कोई बीमारियां हो रही हो सिवियर, तो भी शुगर लेवल कम हो जाता है। ग्लूटाथायोन की कमी से शुगर लेवल कम हो जाता है। एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो शुगर लेवल कम हो जाता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है तो भी शुगर लेवल कम हो जाता है। और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा हो तो भी शुगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिससे हाइपोग्लाइसीमिया। अब अपन देखते हैं एक एक हार्मोन को। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। वो कैसे करता है? वो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देता है, तो सारी कोशिकाओं में ग्लूकोज जाने लग जाता है और ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल चलने लग जाएगा, और इस तरह से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। इसी तरह से ग्लाइकोलिसिस प्रमोट करता है ये। ग्लाइकोजिनेसिस, जिसमें ग्लाइकोजन बनता है, तो सारा ग्लूकोज लीवर में जाकर ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर देगा। फिर ग्लूकोनियोजिनेसिस को नहीं होने देगा इंसुलिन, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस नहीं होगा तो शुगर कम हो जाएगी। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी नहीं होने देगा, तो उससे भी उसकी शुगर लेवल कम हो जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में नहीं टूटेगा। अब ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन वो हार्मोन है जो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, और ये एंटी इंसुलिन हार्मोन भी होता है। ये हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ाता है? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस को बढ़ाएगा, और ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजिनेसिस को कम कर देगा। तो शुगर जहाँ बनने वाली है उन पाथवे को तो बढ़ाएगा, और शुगर जहाँ यूटिलाइज होने वाली है उन पाथवे कम कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है? ये हार्मोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने के बाद ये हार्मोन ग्लूकोनियोजिनेसिस को बढ़ाता है। इसके अलावा अमीनो एसिड को और लैक्टेट को मसल सेल में, इन सबको प्रमोट करता है। अमीनो एसिड निकल जाते हैं मसल सेल से, लैक्टेट निकल जाता है, ऐसे करके ये सब हार्मोन फिर कहाँ जाएंगे? ये दोनों चीज़ें कहाँ जाएगी? फिर लीवर में जाएगी। लीवर में जाके क्या चलाएगी? ग्लूकोनियोजिनेसिस, जिससे क्या होगा? ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, तो शुगर बढ़ जाएगी। फिर एड्रिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम करेगा। तो इंसुलिन तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा रहा था, और ये क्या करेगा? कम करता है। फिर है ग्रोथ हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस को कम करेगा, फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू को मोबिलाइज करेगा। ये फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू टूटना शुरू होंगे, और इस तरह से ये काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन जो है एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट होता है, और उसके एक्शन क्या है? दिस हार्मोन डिक्रीज ग्लूकोनियोजिनेसिस को कम करेगा, और किसको कम करेगा? ग्लाइकोलाइसिस को कम करेगा, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकागोन सिक्रीशन को बढ़ाएगा। ये ग्लूकागोन ज़्यादा सिक्रीट होगी तो उससे क्या होगा?
ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएंगे और ये अमीनो एसिड का अपटेक बढ़ा देगा, अमीनो एसिड ज़्यादा काम में लेना शुरू हो जाएंगे टिश्यूज। फिर थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से आते हैं, ये क्या है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाते हैं। फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी बढ़ाते हैं और इंटेस्टाइन से जो भी ग्लूकोज अपन खा रहे हैं उसका सबका जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो जो ग्लूकोज में बदल रहे हैं वो सब एब्जॉर्ब जल्दी ग्लूकोज हो जाएगा। अब अपना है लास्ट तीसरा तरह, वो है रीनल कंट्रोल। अब रीनल कैसे कंट्रोल करता है कि जो भी हमारी किडनीज है, नॉर्मल किडनी में शुगर जो है ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं होती नॉर्मल आदमियों में, जो भी ग्लूकोज है वो यूरिन से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। अगर ब्लड से चली भी गई तो रीनल में जाकर ट्यूब्यूल्स उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। अगर कभी चली भी गई कोई सी शुगर तो 0.5 मिलीग्राम से कम जाती है, तो वो 0.5 मिलीग्राम जो है वो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगी। बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव कौन सी देती है, 0.5 मिलीग्राम से ज़्यादा शुगर हो तो ऐसी शुगर, उस कंडीशन को जिसमें यूरिन में शुगर जाने लग जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोजूरिया। तो ग्लाइकोजूरिया कौन सी कंडीशन है जिसमें 0.5 मिलीग्राम से शुगर ज़्यादा हो, या कह दो कि वो शुगर यूरिन में जब बेनेडिक्ट टेस्ट से डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगी, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा तो उसको कहेंगे ग्लाइकोजूरिया। अब ये जो 0.5 से लेस है वो डिटेक्ट नहीं होती बेनेडिक्ट टेस्ट से। अब रीनल थ्रेशोल्ड कितना है, तो जब 168 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यहाँ तक अगर शुगर है तो वो रीअब्जॉर्ब होती रहेगी। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड पार कर लिया, इससे बढ़ गई अब शुगर, तो अब किडनीज उनको यूरिन में जाने देगी, अब उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी और इस तरह से शुगर कम करती है। अब हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल सारे ब्लड ग्लूकोज में कैसे होता है कि इंसुलिन जो है वो पेरिफेरल अपटेक बढ़ा देता है, ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजिनेसिस को बढ़ाएगा और लिपोजिनेसिस को बढ़ाएगा और नेट इफेक्ट क्या होगा, शुगर कम होगी। ग्लूकागोन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाएगा, लिपोलाइसिस को बढ़ाएगा और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और अल्टीमेटली शुगर बढ़ेगी। तो इसके अलावा बाकी सब में शुगर बढ़ जाती है। अब कैटेचोलामिन्स क्या करेंगे, ये करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाएंगे और लिपोलाइसिस को बढ़ाएंगे। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनेसिस को बढ़ाएंगे और उसके बाद लिपोलाइसिस को बढ़ाएंगे, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे, ऐसे करके अल्टीमेटली शुगर बढ़ जाती है। फिर ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएंगे और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली लिपोलाइसिस को बढ़ाएंगे, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली शुगर बढ़ जाएगी। फिर थायराइड हार्मोन भी एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का बढ़ा देंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ा देंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ा देंगे और लिपोलाइसिस बढ़ा देंगे, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे। ऐसे करके नेट इफेक्ट क्या आएगा कि उसका ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को सुनने के लिए। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे अपने कोई भी कमेंट्स या मैसेज है तो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है drsumanjain1971@gmail.com। थैंक यू।